हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम लेके हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और इससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने प्राचीन इतिहास और जो मध्यकालीन इतिहास है दोनों ही कंप्लीट करा दिए हैं। और प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की मैराथन्स भी डाल रखी हैं और उनकी टॉपिक वाइज क्लास भी मैंने डाल रखी है। तो अगर वहाँ से आप पढ़ना चाहें तो बड़े अच्छे वे में मैंने समझाया है, एक एक चीज़ को बड़ा ही डिफाइन करते हुए मैं क्लासों को लेके आया हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। और फिलहाल आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। और आज ये जो हमारी क्लास है कई एक दिनों के बाद स्टार्ट हो रही है। करीब 4-5 दिनों से कोई क्लास हमने अभी तक नहीं डाली है। और इसका कुछ रीज़न था, मेरे पास कुछ काम था, मतलब मेरा एक एग्ज़ाम था, मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ था, इसलिए मैं ये कंटेंट ही नहीं बना पाया। और कंटेंट नहीं बना पाया तो वीडियो भी नहीं बना पाया, इसलिए वीडियो भी नहीं डाल पाया। लेकिन आज से मैं रेगुलरली मतलब वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज से हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत कब होती है और इसका एंड कब होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा मिल रहा है कि आधुनिक भारतीय इतिहास चूँकि 1498 से लेके 1947 तक रहता है आधुनिक भारतीय इतिहास। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि भारत में कैसे कैसे यूरोप की कंपनियां आती हैं। क्योंकि आधुनिक भारत जो हम पढ़ते हैं तो उसमें यही होता है कि जो विदेशी होते हैं, जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं, वही भारत पे आती हैं और भारत पे आके अपना रोल स्थापित करने की कोशिश करती हैं। और इस सीरीज में कई एक कंपनियां आती हैं, कई एक देशों के मतलब क्या है व्यापारी आते हैं और वो भारत में ट्रेड करते हैं। क्योंकि भारत बड़ा ही एक ऐसा केंद्र होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो ट्रेड की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, ख़ास तौर पे देखा जाए तो यूरोपियंस के लिए। तो यूरोपीय कैसे आते हैं भारत में, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो यूरोपीय जो कंपनियां होती हैं उनका निर्माण हम पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों का जो निर्माण होता है वो किस क्रम में होता है, मतलब सबसे पहले कौन सी कंपनी बनती है, उसके बाद में कौन सी बनती है, और उसके बाद में इस तरह से हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन सी पहले आती हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सबसे पहली जो कंपनी का निर्माण होता है वो दोस्तों क्या होता है, पुर्तगाल का होता है। पुर्तगाल 1498 में ये कंपनी बनी थी। ये पुर्तगाल की कंपनी थी। पुर्तगालों ने अपनी, मतलब ये पुर्तगाली कंपनी का नाम नहीं है, पुर्तगाली कंपनी का नाम हम आगे बताएंगे। पहली जो कंपनी थी वो पुर्तगाल में बनी थी 1498 में, जिसका नाम इस्तादो दा इंडिया होता है। और दूसरी जो बनती है वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि ब्रिटेन में बनती है, और वो आपकी जो है 1600 में ये स्थापित होती है। तीसरी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। एक आपकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 में बनती है। सारी की सारी क्या है, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। अभी मैं बताऊंगा इनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो आपकी क्या है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये डेनिश जो है इसमें ये 1616 में बनती है डेनिश में। फिफ्थ क्या है आपकी, फ्रांस ईस्ट इंडिया है, और जो आपकी 1664 में इसकी स्थापना होती है और 1668 में भारत में आती है। तो हमने क्या देखा है, पुर्तगाली कंपनियों का जो निर्माण होता है, पुर्तगाली नहीं मतलब जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके निर्माण का हमने क्रम देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, इनका क्रम तो हमने देख लिया, ये कैसे कैसे निर्माण हुई। सबसे पहले आपकी कौन सी है, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर आपकी डच, फिर डेनिश, फिर आपकी फ्रांस। अब इनके आने का क्रम क्या है भारत में, वो एक बार देख लेते हैं। इनके भारत में आने का जो क्रम है वो एक बार देखते हैं क्या है। कंपनियों के आगमन का क्रम, कहाँ आगमन का क्रम, भारत में आगमन का क्रम। क्योंकि हम भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं तो भारत में ही आगमन की बात भी कर रहे हैं। तो भारत में ये किस तरह से आती हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए कैसे कैसे ये भारत में आती हैं। सबसे पहली जो आपकी कंपनी बनी थी वो आपकी कौन सी बनी थी, पुर्तगाल बनी थी। और सबसे पहले जो भारत में आई थी वो भी आपकी कौन सी थी, पुर्तगाल कंपनी ही थी। मतलब पुर्तगाली लोग ही सबसे पहले भारत में आए थे और ये 1498 में भारत में एंट्री लेते हैं। अच्छा, दूसरी कंपनी आपकी कौन सी बनी थी, अंग्रेज, लेकिन ये पहले आई नहीं थी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दूसरी कंपनी आपकी कौन सी आई थी। तो दूसरी जो थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। डच लोग आए थे सबसे, मतलब दूसरे नंबर पे, पुर्तगाल के बाद डच लोग आए थे और ये 1604 में आए थे। उसके बाद जो आए थे वो अंग्रेज आए थे, 1608 में आए थे। और उसके बाद डेनिश जो कि 1620 में आते हैं भारत में। और उसके बाद
फ्रांस आती है, फ्रांस के मतलब लोग आते हैं, फ्रांसीसी लोग आते हैं, ये 1668 में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको कैसे याद करना है कि याद ये आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे पहले पुर्तगाल कंपनी बनती है, तो पुर्तगाली भारत में आते हैं और सब उसके बाद डच अंग्रेज बनाते हैं अपनी कंपनी, और अंग्रेज क्या हैं उसके बाद डच बनाते हैं, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। लेकिन इनके आने का क्रम थोड़ा उल्टा है। उल्टा क्या है देखिए, आपको कैसे याद करना है। पहले पुर्तगाली ने कंपनी बनाई तो पुर्तगाली ही पहले आएंगे, और यहाँ पे आप लोग देखिए डेनिश और फ्रांस ये आपके क्या हैं, बिल्कुल लास्ट में हैं, तो लास्ट में ही आ रहे हैं। सिर्फ आपको क्या है, अंग्रेजों की कंपनी तो पहले बन गई थी, लेकिन भारत में जो प्रवेश कर लिया था वो डचों ने पहले कर लिया था। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये क्रॉस का निशान लग जाता है। क्रॉस का बोले तो डचों ने तीसरे नंबर पे अपनी कंपनी का निर्माण किया, लेकिन ये दूसरे नंबर पे भारत में आ गए। अंग्रेजों ने अपने दूसरे नंबर पे अपना क्या किया, कंपनी का निर्माण किया, लेकिन ये तीसरे नंबर पे भारत में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कहाँ पे आता है। बाकी तो आपको पता ही, देखो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले कंपनी बनती है। चौथे नंबर पे डेनिश की कंपनी बनती है, डेनिश ही आते हैं। पाँचवें पे आपकी कौन सी, फ्रांस की कंपनी बनती है, फ्रांस ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा उल्टा है। अगर ये सेम होता तो कितना आसान होता है याद करने में, बड़ा ही अच्छा लगता है। एक चीज़ याद हो जाती है, दूसरी ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो रखना है याद। अब भारत में जो ये कंपनियां आती हैं तो ये अलग अलग जगह पे आती हैं, अलग अलग जगह पे अपने केंद्र खोलती हैं। तो इनके पहले जो केंद्र होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो पुर्तगाली आए तो उन्होंने अपना पहला केंद्र कहाँ पे खोला, अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना कहाँ पे खोला, और आपके जो क्या बोलता हूँ मैं, डच आए तो उन्होंने कहाँ पे खोला। तो इन चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आते हैं वो पुर्तगाली ही आते हैं, और पुर्तगाली जो सबसे पहले आते हैं तो ये 1498 से तो आते हैं पहली बात तो, और ये 1961 तक भारत में रहने वाले हैं। और इनका जो पहला आपका जो फैक्ट्री खुलता है या पहला जो केंद्र खुलता है, पहली जो इनकी कोठी बनती है, ये कुछ भी बोलें कहीं पर भी आपको ये मिलता है कि पहला कारखाना कहाँ पे खोला गया पुर्तगाल का, या पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई, या पहली कोठी कहाँ पे खोली गई। तो बात एक ही है, या पहला केंद्र कहाँ पे इन्होंने बनाया। तो शायद सीधी सीधी बात आपकी क्या है, एक ही बात होती है कि इन्होंने पहला अपना केंद्र कहाँ पे बनाया, तो वो कोचीन केरल में बनाया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगाली सबसे पहले आए कहाँ पे थे, कालीकट में आए थे कि कोचीन में आए थे, तो पुर्तगाली सबसे पहले आपके कहाँ पे आए थे, कालीकट में आए थे। लेकिन इन्होंने अपना जो केंद्र चुना वो कोचीन को चुना, और कोचीन आपका केरल में है। कालीकट भी आपका केरल में ही है, लेकिन ये आपका कहाँ पे है, कोचीन आपका कहाँ पे है, ये भी आपका केरल में है। लेकिन ये प्रथम मतलब यहाँ पे इन्होंने अपना क्या किया, केंद्र खोला। अब नेक्स्ट आप देखिए डच जो आते हैं, डच आते हैं ना, तो डच 1604 से लेके 1604 से लेके 1759 तक रहते हैं। 1759 में इनका बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों के साथ, और वहाँ से इनकी सत्ता खत्म हो जाती है। तो ये 1604 में आते हैं, और इनका ये क्या होता है, प्रथम केंद्र होता है। और कहाँ पे होता है देखिए, मसूलीपट्टनम। ये जो आपका स्थान दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश में है, ये मसूलीपट्टनम। और ये जो आपका पुर्तगाल है, ये आपका पुर्तगाल वाले कहाँ पे हैं, ये केरल कोचीन में है, ये केरल वाला एरिया है। तो मसूलीपट्टनम में आपके कौन आते हैं, डच आते हैं। सबसे पहली इनकी फैक्ट्री यहीं पे खुलती है। दूसरे अंग्रेज भी आपके कहाँ पे आते हैं, मसूलीपट्टनम में ही आते हैं अंग्रेज, जो 1611 में इनकी पहली फैक्ट्री बनती है, प्रथम कारखाना बनता है। वैसे तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कारखाना अंग्रेजों ने कहाँ पे बनाया था, तो आप लोग सूरत भी लगा सकते हो, क्योंकि सूरत में ये सबसे पहले कौन, जो हॉकिंस आते हैं वो सूरत में ही आते हैं। और वहाँ पर भी एक अपना छोटी मोटी कोठी खोलते हैं, लेकिन वो टेम्पररी कोठी एक खोल लेते हैं छोटी मोटी, लेकिन फिर वो रद्द हो जाती है। उसके बाद ये पहला इनका कारखाना कहाँ पे बनता है अंग्रेजों का, ये इनका मसूलीपट्टनम में ही बनता है। ये मसूलीपट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। क्योंकि ये जो इलाका है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो इलाका है आपका कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश का ही इलाका है। इसलिए मैं ब्लैंक मैप लेके आया हूँ जिससे आप लोगों को आराम से दिख सके। तो इनका भी कहाँ पे रहता है, मसूलीपट्टनम में। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, डेनिश जो आते हैं, चौथे नंबर पे डेनिश आते हैं। तो ये डेनिश आपके कहाँ पे, 1616 से ये आते हैं और 1745 तक रहते हैं। तो ये जो है ये आपका कहाँ पे देखिए, ये कौन सा इलाका है, ये तमिलनाडु वाला इलाका है। और तमिलनाडु के ये इनका प्रथम केंद्र कहाँ पे होता है, तिरुवनंतपुरम में, तमिलनाडु में ही होता है। ये कौन सा होता है, तिरुवनंतपुरम, ये तमिलनाडु में ही पड़ता है आपका। तो तिरुवनंतपुरम में इनका पहला केंद्र होता है डेनिश का। अब नेक्स्ट क्या है, सूरत। सूरत में किसका केंद्र होता है, अब आपकी क्या है, फ्रांस बचे हुए हैं। तो फ्रांसों का पहला केंद्र आपका कहाँ पे होता है, फ्रांसीसियों का सूरत में होता है। और फ्रांसीसी 1668 में
हाँ, आते तो 1664 में है, लेकिन केंद्र जो बनता है इनका वो आपका कब बनता है? 1668 में बनता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, 1608 लिखा हुआ है। ये 1608 क्यों लिखा हुआ है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि 1608 ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं चेंज करा दूंगा या खुद ही कर दूंगा चेंज कि यहाँ पे 1668 होना चाहिए। पहला केंद्र आपका 1668 में बनता है, ठीक है। तो 1668 में ये क्या है, इनका केंद्र बनता है, प्रथम केंद्र सूरत में बनता है। और सूरत में ही आपका क्या है, सूरत में ही आपका क्या है, अंग्रेजों का एक केंद्र बनता है। अंग्रेजों का ये प्रथम स्थायी फैक्ट्री ये सूरत में लगाते हैं अंग्रेज। तो यहाँ पे जो 1608 में से लिख गया है, ये मैं अंग्रेज जो हॉकिंस आते हैं ना उनके बारे में लिख रहा था यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा भी नहीं, लेकिन इसको मैं मिटा भी नहीं पाया, मतलब याद नहीं रहा मिटाने का मिस्टेक से। तो ये 1608 नहीं 1668 पढ़िएगा। और सूरत में फैक्ट्री जो स्थायी अंग्रेज़ों की बनती है वो 1613 में बनती है। प्रथम फैक्ट्री सूरत में अंग्रेज़ों की बनती है। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए मसूलीपट्टनम में भी अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री है, और जो आपके डच हैं उनकी भी मसूलीपट्टनम में ही पहली फैक्ट्री है। तो ये बात आप याद रखना। और सूरत में आपकी पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों की भी है और फ्रांसीसियों की भी आपकी क्या है, यहीं पे आपकी क्या है, इनकी पहली फैक्ट्री है। तो ये बात आप याद रखना। और पुर्तगाल की आपकी कहाँ पे, कोचिन में है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यूरोपीय कंपनियाँ, यूरोपीय कंपनियों के बारे में देखिए आगे कैसे कैसे ये बढ़ती हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के बारे में क्या है, मैंने यहाँ पे दो टाइप में लिख के लाया हूँ। एक तो वही जो अभी मैंने आपको बताया, कंपनियों की स्थापना और कंपनियों का आगमन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनको, इस फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और आपकी कौन सी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको नीदरलैंड भी बोला जाता है, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये आपकी इस क्रम में आती हैं। किस क्रम में आती हैं? 1498 में आपकी पुर्तगाली कंपनी आती है, ब्रिटिश आपकी 1600 में आती है, डच आपकी 1602 में आती है। ये आती नहीं है, ये इनका स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस नहीं, स्थापना ईयर है। तो ये इस तरह से क्या होती हैं, स्थापित होती हैं। डेनिश 1600 में, 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में। अब जो इनका आगमन होता है ना कंपनियों का, बस वही आप लोगों को याद रखना है। क्या, पुर्तगाली तो पहले आते ही आते हैं, बस डचों का थोड़ा सा मामला है। ये डच जो हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे तो यहाँ पे दूसरे पे हो जाते हैं, और ब्रिटिश यहाँ पे दूसरे पे थे तो यहाँ पे तीसरे पे हो जाते हैं। बस यही इनका थोड़ा सा लोचा रहता है, और इनकी डेट चेंज हो जाती है। वो तो 1498 में निर्माण करते हैं और 1498 में आ जाते हैं। ये 1600, और जो डच हैं ये 1602 में इनकी कंपनी का निर्माण होता है, और 1604 में ये क्या है, ये कहाँ पे आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। पहला केंद्र आपका मसूलीपट्टनम में खोल देते हैं। और जो ब्रिटिश हैं वो 1608 में आते हैं। कब आते हैं? 1608 में आते हैं आपके ब्रिटिशर्स। और कौन आता है पहला व्यक्ति? हॉकिंस आता है। तो ये सूरत में ही आता है पहले बार। तो सूरत में एक छोटी सी फैक्ट्री भी डालता है, लेकिन वो बाद में हटा देता है, क्योंकि पहली बार तो आए होता है, तो वहाँ पे कोई इनका कुछ भी ऐसा होता नहीं है। फिर डेनिश आते हैं 1620 में, और फ्रांसीसी आपके 1668 में आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का कारण क्या था? मेन बात तो अब आई है कि ये क्यों आ रहे थे। ऐसा तो नहीं था कोई त्यौहार वगैरह था, चलो चलो भारत चलते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं यात्रा पे चलते हैं, कहीं मेले में जाते हैं, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि चलो भारत चलते हैं, भारत चलो यात्रा तो हुई नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि ये भारत क्यों आए थे। भारत में आने का इनका कुछ ना कारण तो रहा ही होगा। यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का जो प्रमुख कारण था वो एक बार देख लीजिए। देखिए प्रमुख कारण जो था इनका मसाला व्यापार था, क्योंकि भारत के मसाले बड़े ही फेमस थे। ये किस लिए आए थे? भारत में व्यापार करने के लिए, और वो भी मसाला व्यापार। क्या व्यापार था इनका? मसाले का व्यापार था। और भारत के जो मसाले थे बड़े ही फेमस थे। आपने तो सुना ही होगा, केरल है उसको मसालों का उद्यान भी बोला जाता है। तो भारत के मसाले बड़े ही फेमस थे। तो इसीलिए एक मतलब होड़ मच जाती है कि भारत कैसे भी, हालांकि व्यापार पहले से ही चल रहा था, पहले भी भारत से व्यापार चल रहा था अलग अलग देशों का, यूरोपियों का। लेकिन आधुनिक भारत में जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली। अरे भाई, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं है कि भारत था ही नहीं, भारत की खोज हुई है, भारत कहीं खो गया था, ऐसा तो नहीं हुआ था ना। भारत
तो बहुत पहले से था, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, वैदिक काल से, हड़प्पा काल से भारत को पढ़ते चले आ रहे हैं। तो भारत की खोज कर ली, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भारत के लिए जो रास्ता खोजा गया था ना, क्योंकि रास्ता इनके पास नहीं रह गया था। और देखिए मैं बताता हूँ वो क्या कारण थे। देखिए यहाँ पे जो एक तो मसाला व्यापार आपका प्रमुख कारण था ही था, इसके लिए इन्होंने खोजा था भारत को। लेकिन क्यों खोजा था? पहले भी तो काम चल रहा था। देखिए 1453 में क्या होता है, जो उस्मानिया सल्तनत है, जिसको तुर्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुर्की। तो तुर्की जो उस्मानिया सल्तनत है उसका कुस्तुनतनिया पर व एशिया माइनर पर कब्जा हो गया था। कुस्तुनतनिया और एशिया माइनर पर कब्जा कर लिया था उस्मानिया सरकार ने, उस्मानिया सल्तनत ने कब्जा कर लिया। तो इन्होंने वहाँ से क्या कर दिया, जो तुर्की था, ऑटोमन साम्राज्य था, वहाँ से इन्होंने रास्ता क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। जो भी यूरोपियंस आते थे वो वहीं से निकल के आते थे व्यापार के लिए। अब इन्होंने जो कुस्तुनतनिया और एशिया माइनर पे कब्जा कर दिया, और कब्जा कर लिया तो इस पे क्या कर लिया, कब्जा करने के साथ साथ यहाँ से जो रास्ता था वो बंद कर दिया। तुर्की रूलर ने कहा कि अब यहाँ से आप लोगों को मैं जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जब रास्ता बंद हो जाता है तो फिर क्या होना चाहिए था, कहीं ना कहीं से रास्ते की तलाश करनी ही थी उनको। तो होता क्या है, एक तो ये कारण रहता है। और यूरोप में क्या होता है, उसी टाइम पे पुनर्जागरण चल रहा होता है। पुनर्जागरण का काल यूरोप में चल रहा होता है, और पुनर्जागरण का जो काल होता है वो इटली से स्टार्ट होता है। बड़ी चीज़ें उसमें होती हैं, वो अगर हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी हम उसको पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण काल क्या था, रेनेसां क्या था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म क्या था, पूंजीवाद क्या था, वो वहीं पे पढ़ने में अच्छी लगती हैं। तो ये 2-3 ऐसे कारण थे। एक तो मसाला व्यापार था, दूसरा वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया था, और यहाँ पे क्या था, यूरोप में पुनर्जागरण भी था। तो पुनर्जागरण का मतलब ऐसा नहीं वहाँ पे कोई जागरण हो रहा था। पुनर्जागरण काल मतलब लोगों के अंदर एक नई चेतना आ रही थी, नई सोच आ रही थी, नए विचार आ रहे थे, सब कुछ उनके अंदर तब्दीलियाँ आ रही थी। तो वही आपकी क्या थी, पुनर्जागरण था, चीज़ें बन रही थी। अब देखिए यहाँ पे नए काल में क्या क्या हो रहा था इस पुनर्जागरण में। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, तुर्की नियंत्रण हो गया था, मसाला व्यापार आपका क्या हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। पहले से ही चल रहा था मसाला व्यापार, लेकिन तुर्की ने जो नियंत्रण कर दिया वहाँ पे, उस्मानिया सल्तनत तुर्की को ही बोला जाता है। क्या? उस्मानिया सल्तनत आपका तुर्की को ही बोला जाता है। उसने क्या किया, यहाँ पे कुस्तुनतनिया, ये क्या है आपका, क्या है, देखिए यहाँ पे ये कुस्तुनतनिया है, और आपका क्या है, एशिया माइनर, इस पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। यहाँ से रास्ता था यूरोपियों के लिए, तो वो बंद कर दिया। अब यूरोपियों का रास्ता बंद, लेकिन वो तो कहीं ना कहीं से ट्रेड करने जाएंगे, क्योंकि भारत के मसाले बड़े फेमस हैं। अब यहाँ पे जो पुनर्जागरण काल वहाँ पे हो रहा था, तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि पुनर्जागरण काल में क्या क्या हो रहा था, मानवतावाद का कॉन्सेप्ट आ गया था, मानवतावादी विचार आ गए थे उनके अंदर। अभी तक बड़ा ही वहाँ पे क्या चल रहा था, बड़ी ही लूट खसोट चल रही थी, लेकिन अब चीज़ें बदल रही थी, मानवतावादी सोच हो गई थी उनकी। और वैज्ञानिक आविष्कार भी वहाँ पे हो रहे थे। कहाँ पे ये वैज्ञानिक आविष्कार कहाँ पे हो रहे थे, ये यूरोप में हो रहे थे, पुनर्जागरण काल के दौरान हो रहे थे। और क्या हो रहा था, धर्म सुधार आंदोलन भी हो रहे थे वहाँ पे, धर्म में सुधार आया था। तो ये सारी चीज़ें पुनर्जागरण में हो रही थी। और ये हम जब डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जो वर्ल्ड हिस्ट्री आती है ना, वो हम पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतनी बातें समझिए कि वहाँ पे लोगों के अंदर चेतना आ गई थी, वैज्ञानिक खोजें करने लगी, कोई दिशा सूचक यंत्र का खोजकर्ता बन गया था, किसी ने फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, किसी ने जहाज निर्माण कला का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, खोज हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अभी सारी जो खोजें हुई थी, तो इन्हीं से क्या हो रहा था, नए समुद्री मार्गों की खोज स्टार्ट होती है। नए समुद्री मार्गों की खोज यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि एक तो मसाला व्यापार अवरुद्ध है, रास्ता है नहीं, तो रास्ते को खोजना है। और इधर साइंस की तरक्की कर रहा था, तो इसकी मदद से नए मार्गों की खोज करना थोड़ा आसान हो गया था। अब देखिए कौन कौन से मार्गों की खोज होती है। तो ब्राज़ील की खोज करता है एक, ब्राज़ील की खोज कैब्राल ने कर ली थी। और ये कैब्राल कौन था, एक पुर्तगाल का व्यक्ति था, उसने ब्राज़ील की खोज कर ली थी, मतलब ब्राज़ील के लिए रास्ते की खोज कर ली थी, ब्राज़ील की नहीं, ब्राज़ील के लिए रास्ते की। यहाँ पे देखिए क्या है, मार्गों की खोज लिखा हुआ है ना, तो आप मार्ग की ही खोज की थी, रास्ते की ही खोज की थी। और 1492 में अमेरिका की खोज एक व्यक्ति हैं कोलंबस, जो कि स्पेन के व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कर ली थी। और इन्होंने जब ये अमेरिका की खोज की थी, तो इसको इन्होंने क्या कहा था, नई दुनिया कहा था। और ये जो कोलंबस था, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो इसे नई दुनिया कहा था। बाद में इस अमेरिका का नाम, अमेरिका कैसे पड़ता है, इस नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ता है, एक अमेरिगो नामक एक नाविक होता है, तो उस नाविक के नाम पे इसका नाम अमेरिका रख दिया जाता है।
फिर आपका क्या होता है 1498 में भारत की खोज हो जाती है। भारत के लिए जो मार्ग है वो खोज लिया जाता है, और भारत के लिए जो खोज होती है वो वास्को डी गामा के द्वारा कर ली जाती है। तो भारत की खोज हो जाती है। उसके बाद में क्या है, ऑस्ट्रेलिया की भी खोज होती है। एक व्यक्ति है कुक, जो कि ब्रिटेन का व्यक्ति है। ये सारे के सारे यूरोपियंस ही हैं जो अलग अलग देशों की खोज कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट की खोज कर रहे हैं, क्योंकि इनको मसाला व्यापार करना था। ये भारत को खोज रहे थे, तो ये भारत को खोजते खोजते कहीं कहीं जहाज अपना लिए चले जाते थे, तो कहीं कहीं जहाज लिए चले जाते थे, क्योंकि इनको रास्ता पता नहीं था। ऐसे ही डायरेक्ट अपने चल देते थे। कहीं ना कहीं आपका क्या है, जो भी टापू मिलता था वहाँ पे रुकते थे, तो वहाँ पे देखते थे ये क्या है। लेकिन ऐसा होता था कि ये भारत में पहुँच जाए। तो भारत में पहुँचते पहुँचते इनको बड़ा वक्त लगता है। तो पहला व्यक्ति आपका वास्को डी गामा पहुँचता है। अभी जब हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में तो देखेंगे पहले भी एक व्यक्ति आया था जो भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो भारत तक नहीं पहुँचा था। तो वो चीज़ भी हम पढ़ेंगे। अब जो न्यूजीलैंड व तस्मानिया है, न्यूजीलैंड और जो तस्मानिया राज्य हैं, मतलब एक ये देश हैं, तो इनकी भी खोज हुई थी। इनकी खोज किसने कर ली थी, एक तस्मान व्यक्ति है जो कि हॉलैंड का व्यक्ति है। तो उसने क्या किया था, इस न्यूजीलैंड और तस्मान की खोज कर ली थी और नाम दिया था तस्मानिया उस देश को। मतलब अलग अलग जगह की नाम खोज की थी, तो उनको नाम अलग अलग दे दिया था। अब ये क्या थी, खोजें थी अलग अलग देशों की, अलग अलग व्यक्तियों ने खोजें की। अब देखिए हम पढ़ते हैं एक पहले मैप देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, पुर्तगाल है। ये आपका क्या है, पुर्तगाल है। यहाँ पे पुर्तगाल की राजधानी आपकी क्या है, ये लिस्बन लिखी हुई है, पुर्तगाल की राजधानी है। अब यहाँ से ये क्या होता है, देखिए पहले जो रास्ता था ये और ये आपका क्या है, इंडिया है। अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे कहीं पे आपका क्या है, तुर्की वगैरह है। यहाँ पे क्या है आपका, तुर्की वगैरह है। तो ये लोग पहले इधर से होते होते आपके क्या है, तुर्की होते होते भारत में आते थे और भारत से व्यापार करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे तुर्की का कब्जा हो गया। यहाँ पे कुस्तुनतनिया वगैरह आपका तुर्की और एशिया माइनर वाला जो क्षेत्र है, तो वो एशिया माइनर बोले तो मध्य एशिया वाला क्षेत्र, वो आपका क्या हो गया, तुर्की के कब्जे में आ गया। और तुर्की के कब्जे में आ गया तो उन्होंने इनका रास्ता कर दिया, क्लोज कर दिया। ये जो रास्ता था, मार्ग था, इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब इनको तो मतलब एक आदत लगी हुई थी भारत से व्यापार करने की, तो ये तो कहीं ना कहीं जाते ही जाते। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, यहाँ से रास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। देखिए यहाँ से ये चले, और यहाँ से जब ये चले, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, ऐसे ये चलते चले आए और यहाँ पे आए। एक व्यक्ति आपका यहाँ पे आता है, केप ऑफ गुड। यहाँ पे क्या लिखा है, केप ऑफ गुड होप। यहाँ से जब ये पहले तो इनको मतलब देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले ये यहाँ से चले पानी पानी, तो यहाँ पर भी इन्हें क्या मिल गया, लैंड मिली। लेकिन यहाँ पे इनका नहीं हिसाब बना। फिर ये यहाँ पे बने, यहाँ से इनको क्या दिखा कि अब कुछ रास्ता मिल रहा है, पानी पानी, इधर से रास्ता ज़रूर होगा जो कि इंडिया को जाता होगा। तो ये वहाँ पे, लेकिन एक व्यक्ति जो आता है पहले आपका, यहाँ से एक व्यक्ति आके लौट जाता है, दूसरा व्यक्ति जो आता है वो आपका यहाँ पे आता है। फिर यहीं से आपका वापसी का भी इनका यहीं से इधर होता है, वापसी में भी यहीं पे आते हैं, तो इनको ये रास्ता मिल जाता है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, यूरोप पहले आया। यूरोप के जो लोग थे वो सबसे पहले यूरोप में कौन आता है, तो पुर्तगाली आते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, सबसे पहले कौन आता है, पुर्तगाली। और पुर्तगाली जो आते हैं वो 1498 से लेके 1961 तक भारत में अपना रूल स्थापित करते हैं। 1961 तक भारत में रूल करते हैं, शासन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, कैसे क्या कारण थे। तो पुर्तगाली जो आते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपके कौन आए, सबसे पहली बात आपकी यही है कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। ये सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। क्यों, 1498 में आए और 1961 में गए, जबकि अंग्रेज 1947 में ही चले गए थे। तो सबसे बाद में ये गए थे, एक तो ये फैक्ट बनता है। और यूरोप में जो पुनर्जागरण हो रहा था ना, उसका इनको बड़ा इम्पोर्टेंट मिलता है, बड़ा इनको लाभ मिलता है उस चीज़ का। पुनर्जागरण हो रहा था तो उसमें क्या हुआ था, वैज्ञानिक खोजें हुई थी, वैज्ञानिक प्रगति हुई थी, वैज्ञानिक उन्नति हो रही थी। और वैज्ञानिक उन्नति हुई थी तो एक यंत्र की खोज हुई थी, एक यंत्र की खोज हुई थी, जिस यंत्र का नाम था कुतुब, क्या था, कुतुबनुमा। ये दिशा सूचक यंत्र होता था। जैसे कि हम लोग कभी कभार दिशा भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि ये पश्चिम है कि पूरब है। ऐसा होता है, कभी कभार होता है कि हम उसी जगह पे होते हैं, लेकिन हम फिर भी ये भूल जाते हैं कि कहीं कहीं पे हम जाते हैं, तो हमें दिशा का ज्ञान ही नहीं रहता है। तो ये कुतुबनुमा एक ऐसी चीज़ होती है जो दिशाओं का ज्ञान बताती है। दिशा सूचक ये यंत्र होती है, इसमें एक चीज़ फिक्स होती है और आप उस फिक्स को रख देंगे तो वो एक मतलब अपने उसी दिशा में घूम जाती है।
तो इससे पता लग जाता है ये पर्टिकुलर दिशा है और उसके हिसाब से आप अलग अलग दिशाओं की जानकारी ले सकते हैं। तो ये दिशा सूचक आपका क्या है, यंत्र होता है। और पुर्तगाली जो राजकुमारी होती हैं हेनरी द नेविगेटर, देखिए यूरोप में पुनर्जागरण के कारण कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ। अब जो पुर्तगाल की राजकुमारी होती हैं उस टाइम पे हेनरी द नेविगेटर, इन्होंने क्या किया, भारत की खोज के लिए क्या किया, क्योंकि मसाला व्यापार करना था, भारत की खोज के लिए एक नाविक को भेजा। तो सबसे पहला इनका प्रयास क्या होता है, 1486 और 87 में ये एक व्यक्ति को भेजती हैं जिसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। मैंने बताया था एक व्यक्ति पहले भी आता है जिसका नाम होता है बार्थोलोम्यू डियाज। और ये क्या है, केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंचता है। कहाँ पे पहुंचता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था केप ऑफ गुड होप, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या था, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका इस तरह से क्या था, इंडिया था, और यहाँ कहीं पे आपका क्या था, यूरोप था, यहाँ पे आपका क्या था, ये साउथ अफ्रीका था। तो यहाँ से आपका ऐसे ऐसे निकल के आपका ये लोग इंडिया तक पहुँचे थे। और यहाँ पे आपका क्या था, केप ऑफ गुड होप, अभी मैंने मैप में आप लोगों को दिखाया था। तो बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुँचता है और वहाँ से वापस चला जाता है। फिर दूसरा जो प्रयास होता है, द्वितीय प्रयास आपका कौन करता है, द्वितीय जो प्रयास होता है वो 20 मई 1498 को होता है। और ये द्वितीय प्रयास वास्को डी गामा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वास्को डी गामा के द्वारा ये द्वितीय प्रयास आपका किया जाता है। और ये जो है केप ऑफ गुड होप के जरिए, ये जो केप ऑफ गुड होप लिखा हुआ है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ से होते हुए आपका कहाँ पे पहुँचता है, भारत में पहुँचता है। और भारत में कहाँ पे पहुँचता है, कालीकट में पहुँचता है। और ये कालीकट आपका कहाँ पे, केरल में है। तो कालीकट में आपका पहुँचता है। और यहाँ पे जब ये कालीकट में पहुँचता है तो यहाँ पे अभी कालीकट में क्या बता रहा हूँ आपका क्या है, कालीकट में जब ये पहुँचता है तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक यात्री होते हैं, गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी एक व्यक्ति होते हैं। तो ये इनकी सहायता भी करते हैं, किसकी, वास्को डी गामा की बड़ी सहायता करते हैं। और एक व्यक्ति होते हैं गुजरात के शासक जिनको बोला जाता है जमोरिन, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। जमोरिन ने बड़ा ही बेहतरीन तरीके से स्वागत किया था आपके वास्को डी गामा का। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे पहुँचा, कालीकट में पहुँचा। और कालीकट में जब ये पहुँचा था तो उसके बाद गुजरात में एक शासक होते हैं, कौन, गुजरात में एक शासक होते हैं जमोरिन। तो जमोरिन ने इसका बड़ा ही स्वागत किया था मतलब एक तरीके से, क्योंकि अलग व्यक्ति, अलग देश का व्यक्ति, अलग लुक है, तो स्वागत किया था। और बताया था क्यों आए थे, तो बताया इसने कि मैं मसाला व्यापार के लिए आया हूँ, और भी चीज़ें बताई होंगी। तो इस तरह से उसका बड़ा स्वागत होता है। अब पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार एक बार देख लेते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में कहाँ कहाँ पे विस्तार हुआ था। तो ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और जानना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इनके बारे में नहीं समझते हैं कि यूरोपीय कैसे आए, यूरोपियों का विस्तार क्या था, तो एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से समझना है। देखिए पुर्तगालियों का जो शासन था वो भारत में कहाँ कहाँ पे था। तो कंपनी जो थी इनकी, वो सबसे पहले तो इनकी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। क्या नाम था इनका, एस्तादो द इंडिया। जो पुर्तगाल की कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका नाम था एस्तादो द इंडिया, जो कि 1498 में बनी थी। और इन्होंने जो अपना प्रथम केंद्र खोला था वो कोचीन केरल में खोला था, और वो आपका 1503 में खोला था। और जो द्वितीय केंद्र इनका खुला था वो कन्नौर, कहाँ पे खुला था, कन्नौर केरल में खुला था, जिसको कन्नूर केरल भी बोलते हैं। ये कन्नौर केरल में खुला था और ये 1505 में इन्होंने अपना द्वितीय केंद्र खोला था। फिर और ये जो द्वितीय केंद्र था ये कोचीन था और आपका कन्नौर था, ये दोनों केरल में थे। और ये मालाबार तट पे थे। कहाँ पे थे, अभी जब हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें कई एक अलग अलग तट होते हैं, कोंकण तट, मालाबार तट, तो ऐसे जो तट होते हैं ना, उनको जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये मालाबार तट पड़ता है, जो कि केरल में पड़ता है, केरल और कर्नाटका के बीच में पड़ता है। तो ये मालाबार तट पे क्या है, ये दोनों के दोनों आपके जो केंद्र हैं वो होते हैं। अब पुर्तगाल के बारे में देखिए, पुर्तगाल से जो लोग आए थे तो पुर्तगाल में उस टाइम पे कौन कौन था। देखिए पुर्तगाल में शासक कौन था, मैनुअल था। मैनुअल प्रथम वहाँ का शासक था। और उस समय जो वहाँ पे राजकुमारी थी वो डॉन हेनरिक, यानी कि हेनरी द नेविगेटर, जो अभी हमने बताया था, हेनरी द नेविगेटर ने ही बार्थोलोम्यू डियाज और वास्को डी गामा को भेजा था।
और भारत में उस टाइम पे देखिए क्या था, भारत में दिल्ली सल्तनत का उस समय पे क्या चल रहा था, शासन चल रहा था। भारत में क्या था, दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, क्योंकि 1505 1500 के आसपास की बात है। और हमने बताया था कि 1504 में 1505 में दिल्ली पे कौन था आपका, दिल्ली पे आपका था सिकंदर। सिकंदर वो कौन सा सिकंदर, सिकंदर लोदी का शासन था यहाँ पे। किसका शासन था, सिकंदर लोदी का शासन यहाँ पे था। सिकंदर लोदी ने ही, मैंने आपको बताया था, सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा की स्थापना की थी 1504 में, और बाद में आगरा को 1506 में इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो लोदी वंश का उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत पे शासन था। और विजयनगर साम्राज्य का भी यहाँ पे क्या था, अस्तित्व, जिसके क्या था, नरसिंह राव द्वितीय एक शासक थे जो कि शालूप वंश के थे। तो उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे भारत में था। और गुजरात में कौन एक शासक था, महमूद बेगड़ा नाम का एक व्यक्ति शासक हुआ करता था। ये हमने बातें जो पढ़ी है ना, मॉडर्न वो मिडाइवल हिस्ट्री, वहाँ पे हमने की हैं। हालांकि महमूद बेगड़ा को मैंने नहीं पढ़ाया है वहाँ पे, और उसका कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। वास्को डी गामा जो कि भारत में आया था, भारत की खोजकर्ता भी कहा जाता है, तो इसको जान लीजिए। इसने क्या है, मसाला व्यापार में बड़ा ही फ़ायदा इसको हुआ था। और मसाला व्यापार में जो फ़ायदा हुआ था वो कितना हुआ था, 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा। मतलब यहाँ से 60 गुना ज़्यादा, वो भी सब कुछ निकाल के, सब कुछ अपना निकाल के, किराया जो भी लगता सब कुछ इसने निकाला। उसके बाद देखा कि मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है, कितना मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो 60 गुना, जैसे कि 1 रुपये इसने व्यापार में लगाया तो इसको क्या मिला था, 61 रुपये इसको क्या मिले थे, 61 रुपये इसको क्या मिले थे, व्यापार में क्या मिला था, प्रॉफिट मिला था। 60 गुना प्रॉफिट इसको हासिल हुआ था। और दूसरा जो व्यक्ति आया था पुर्तगाल से, उसका नाम क्या था, देखिए दूसरा जो पुर्तगाली व्यक्ति भारत में आता है उसका नाम है पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल जो कि 1500 इकाई में आता है। और ये व्यक्ति क्या होता है, ये ब्राज़ील के मार्ग का खोज करता होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, कैब्राल जो कि पुर्तगाल का था, इसने ब्राज़ील की खोज की थी। हमने जब बताया था सारे देशों की खोज, तो वहाँ पे मैंने कैब्रेल बोला था। कैब्रेल कहाँ का था, पुर्तगाल का था। इसने क्या किया था, इसने ब्राज़ील की खोज कर ली थी। अब देखिए वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आता है। वास्को डी गामा पहली बार तो आता ही है, दूसरी बार आपका कब आता है, 1502 में आता है। कब आता है, 1502 में। यानी कि ये जो पहले आता है वो 1500 आपका 1498 में आता है, फिर दूसरी बार आपका आता है 1502 में आता है। पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पे खोली थी, कोचीन। कहाँ पे खोली थी, कोचीन केरल में खोली थी। और ये 1503 में खोली थी पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री। और वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आता है, वास्को डी गामा तीसरी बार जो भारत आता है वो 1524 में आता है। और 1524 में ही इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 24 दिसंबर 1524 को इसकी डेथ हो जाती है भारत में ही। कहाँ पे, केरल कोचीन में। क्योंकि ये जब भी आता है केरल कोचीन में ही इसका स्थान होता है, तो केरल कोचीन में इसकी मौत हो जाती है 1524 में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट, अब ये देखिए, ये जो इमेज लगी हुई है आपकी वास्को डी गामा की है, यहाँ पे पीछे आपको जहाज़ भी दिख रहा होगा, तो ये जहाज़ से आए थे, क्योंकि जहाज़ निर्माण कला पुर्तगालियों की ही देन है। अब इसके बाद क्या होता है, पुर्तगालियों ने अपने गवर्नरों को भेजना स्टार्ट कर दिया। और जो पहला गवर्नर आया था, पुर्तगालियों ने अपना जो पहला गवर्नर भेजा, फ्रांसिस डी अल्मेडा भेजा। कौन था, फ्रांसिस डी अल्मेडा। ये 1505 से लेके 1509 तक भारत में रहता है। अब ये जब ये रहता है तो ये देखिए करता क्या है, एक तो ये शांत जल की नीति को लागू करता है। शांत जल की नीति, जिसे नीले पानी की नीति कहा जाता है, या इंग्लिश में बोलें तो इसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। ये ऐसा इसने क्या किया था, देखिए ये क्या था, इंडिया में था। और इंडिया में कहाँ पे था, केरल कोचीन में था। और केरल कोचीन में इसने क्या किया था, जो समुद्र के किनारे का एरिया था, तो इसने यहाँ पे नीले पानी की नीति स्टार्ट कर दी थी, शांत जल की नीति स्टार्ट कर दी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। यानी कि
जो समुद्र का जो व्यापार था, समुद्री व्यापार था, उस पे एक तरीके से अपना एकाधिकार इसने स्थापित कर दिया था कि और कोई कंपनी और कोई वो वहाँ पे आके ट्रेड ना कर पाए। ये शांत जल की नीति एक तरीके से बोल रही थी। वहाँ पे क्या था, समुद्र पे एक तरीके से इसने क्या कर दिया था, चार्ज लेना शुरू कर दिया था। अगर कोई आएगा तो टैक्स पड़ेगा, वरना ये समुद्र शांत रहेगा, यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होगी। इसीलिए इसको शांत जल की नीति बोला गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला गया था। और एक इसने कॉर्टेज पद्धति, जो कि मतलब इसी का हिस्सा था, ब्लू वाटर पॉलिसी का हिस्सा था, कॉर्टेज पद्धति लागू की थी। टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। कोई भी अगर वहाँ से बेड़ा निकलता था, कोई भी कुछ भी जहाज निकलता था, तो इसने कॉर्टेज पद्धति की स्टार्ट कर दी थी, टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। समुद्री मार्ग पर कर वसूलना इसने स्टार्ट कर दिया था। किसने? फ्रांसिस डी अल्मेड़ा ने। अब जो नेक्स्ट आपका गवर्नर आता है दोस्तों, दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए, पहला आपका अल्मेड़ा आता है, दूसरा आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है। अल्मेड़ा और अल्बुकर्क, ये तो आप याद रखना, यानी इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। मुझे तो बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग भी कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि अल्फांसो दी अल्मेड़ा कौन था और आपका अल्बुकर्क कौन था। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, फ्रांसिस अल्मेड़ा और अल्फांसो दी अल्बुकर्क। तो ये 1509 से लेके 1515 तक ये भारत में रहता है। अब देखिए, इसने क्या किया था, जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर दिया और भारत में पुर्तगाली शक्ति का अगर वास्तविक जो संस्थापक बोला जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति इतनी मतलब इतने दिन तक एक तरीके से रह पाई या शासन कर पाई, तो ये किसका कारण था? ये आपका अल्बुकर्क का कारण था। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक तो इसको बोला ही जाता है। अब देखिए क्यों बोला जाता है। इसने क्या किया था, इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 में, और गोवा पर अधिकार कर लिया था। उस टाइम पे गोवा का जो शासक था वो बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह था। कौन था? बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह था, वो गोवा पर अधिकार किए हुए था, लेकिन पुर्तगालियों ने इस पे अधिकार कर लिया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को हरा के मलक्का पर अधिकार कर लिया 1511 में। हारमुज एक स्थान है जो कि आपका इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है, तो उस पर इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अब कोचीन को केंद्र इन्होंने बनाया। कोचीन जो था इनका प्रथम केंद्र था और प्रमुख केंद्र भी था। कोचीन को इसने क्या था, केंद्र बना लिया। और भारतीय महिलाओं के साथ इसने विवाह की एक तरीके से क्या है, पॉलिसी अपनाई कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ विवाह किया जाए। उनके साथ जब विवाह करेगा तो उनसे जो रिलेशन बनेगा, उनसे एक तरीके से अपनापन बढ़ेगा और इससे इनका थोड़ा सा बिजनेस, थोड़ा सा जो व्यापार है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि विवाह का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा ही एक अनोखा हो जाता है। तो भारतीय महिलाओं से इन्होंने विवाह की जो रस्म है वो अपनाई और सती प्रथा पर रोक का प्रयास किया। जो सती प्रथा चल रही थी ना, हालांकि वो रुकी नहीं, लेकिन इन्होंने एक प्रयास जरूर किया था और ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ही ऐसा किया था। उसके बाद एक और गवर्नर आता है, नीनू डी कूना। कौन आता है? नीनू डी कूना एक गवर्नर आता है। नीनू डी कूना एक गवर्नर आता है जो कि 1529 में आता है और 1538 तक भारत में रहता है। अब देखिए इसने क्या किया, 1530 में इसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। ये राजधानी बनाने का मतलब ये है कि अभी तक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोचीन इनका केंद्र था। अब जो केंद्र बन गई थी वो गोवा बन गया था। कौन सा तक केंद्र इनका? अब गोवा इन्होंने अपना केंद्र बना लिया था, यानी कि राजधानी बना ली थी। अब इनके जो नीनो डी कूना आया, इसके काल में कई एक बस्तियों की स्थापना होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सोनथोमे में इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री डाली। सोनथोमे आपका कहाँ पे? मद्रास है, वहाँ पे इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री डाली। हुगली में इनकी एक फैक्ट्री लगती है, एक बस्ती बना लेते हैं, एक कोठी बना लेते हैं। हुगली ये बंगाल में पड़ता है। और एक इन्होंने द्वीप जो काठियावाड़ में पड़ता है, दमनबा द्वीप जो होता है ना, द्वीप जो गुजरात में काठियावाड़ में जिसको दमनबा द्वीप, ये गुजरात में ही पड़ता है ना, तो वहाँ पे काठियावाड़ वाले क्षेत्र में जो द्वीप है वहाँ पे इन्होंने अपनी क्या है, एक बस्ती बनाई, एक मतलब छोटी सी एक कोठी बनाई। तो ये इन्होंने निम्न बस्तियाँ यहाँ पे स्थापित की थी। और आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया, 1535 में द्वीप पर अधिकार भी कर लिया था। द्वीप जो दमनबा द्वीप है उस पर अधिकार कर लिया था। और 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया इसने। तो इसने काफ़ी कुछ किया इस नीनू डी कूना ने। आगे क्या है, अल्फांसो डिसूजा आता है जो 1542 में आता है। कौन आता है?
अल्फांसो डिसूजा, ये सारे के सारे गवर्नर हैं। 1542 से लेके 1545 तक ये रहता है। इसी के काल में एक पुर्तगाली संत फ्रांसिस्को जेवियर आते हैं। कौन आते हैं? फ्रांसिस्को जेवियर, ये पुर्तगाली संत होते हैं। और पुर्तगालियों ने 1961 तक क्या किया था? पुर्तगालियों ने 1961 तक गोवा, दमन व दीव पर शासन किया। 1961 तक जब इन्होंने शासन किया तो उस टाइम पे जो 1961 में वहाँ का गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था, उसका नाम था बोसा। क्या नाम था? बोसा। और ये जो 1961 में दमन व दीव पर इन्होंने अधिकार किया था, 19 दिसंबर 1961 को भारत में शामिल कर लिया गया था इन तीनों बस्तियों को। ये गोवा, दमन व दीव 19 दिसंबर 1961 को ये भारत में शामिल हो गए थे। मतलब भारत ने इन चीज़ों को आज़ाद करा लिया था और जो पुर्तगाली थे इनको वहाँ से भगा दिया था। और ये भारत में क्या है, ऑपरेशन विजय के अंतर्गत ऑपरेशन विजय चलाया था। और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत इन्होंने जो पुर्तगाली थे उन पर विजय पाई थी और उनको क्या था, भारत से निकाल दिया था। और भारत में ये तीनों चीज़ें गोवा, दमन व दीव मिला लिए थे। अब पुर्तगालियों की देन क्या क्या है? पुर्तगालियों ने भारत को क्या दिया है? देखिए, पुर्तगालियों ने भारत को कुछ ना कुछ तो दिया होगा। हालांकि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने की थी भारत में, जैसे कि उन्होंने इतने दिन ट्रेड किया तो उनके ज़रिए भी हमारे यहाँ पे तो कुछ बदलाव आए होंगे। तो वो बदलाव क्या थे? एक तो फसल जो खेती थी, खेती की पद्धति इन्होंने क्या थी, खेती की पद्धति में कुछ नई नई चीज़ों को जोड़ा था। जैसे कि इन्होंने अलग अलग तरह की खेती करना स्टार्ट कराया था। तंबाकू की खेती, पपीता, लाल मिर्च, आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद और भी कई एक हैं जो इसमें मैंने लिखी नहीं है, बहुत सी इन्होंने की हैं। अब जो तंबाकू की खेती है ये अकबर ने कराई थी और बर्नेल के कहने पे कराई थी। किसके कहने पे? बर्नेल के कहने पे तंबाकू की खेती स्टार्ट कराई थी। जहाज निर्माण कला का विकास ये पुर्तगालियों ने ही किया था भारत में। प्रिंटिंग प्रेस, जो छापे खाने का आविष्कार है, छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस, जो फोटोकॉपी आज आप कराते हैं ना, ये सारी व्यवस्था, प्रिंटिंग प्रेस, जो पेपर, न्यूज़पेपर, बुक्स छपती हैं ना, तो ये प्रिंटिंग प्रेस आपकी किसने स्टार्ट की थी? ये पुर्तगाल ने ही स्टार्ट की थी। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस आपकी कहाँ पे इन्होंने बनाई थी? गोवा में, वो भी 1556 में बनाई थी। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 में। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ भारत में। भारत में जो ईसाई धर्म है वो आपका क्या है, इन पुर्तगालियों की वजह से ही भारत में ईसाई धर्म है। और इस ईसाई धर्म का जो प्रथम चर्च बनता है 1510 में बनाया जाता है इनका चर्च, जो कि आपका क्या है, जिसका नाम होता है सेंट थॉमस चर्च है। ये केरल में है। सेंट थॉमस चर्च आपका कहाँ पे है? केरल में है। और जो ईसाई धर्म के पादरी होते हैं ना, अभी मैंने बताया था, ऊपर भी लिखा है, आपको दिख रहा होगा, फ्रांसिस्को जेवियर। तो ये पादरी होते हैं फ्रांसिस्को जेवियर, जिनको संत बोला जाता है। और जो प्रथम चर्च बना था ना, प्रथम जो चर्च बना था 1510 में, ये गोथिक स्थापत्य कला में था। किस शैली में था? गोथिक शैली में ये बना हुआ आपका क्या था, चर्च था। ये देखिए आपका क्या है, ये चर्च बना हुआ है। ये ऐसे ही चर्च होते हैं, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या आपने रियलिटी में भी देखा है। तो इसी तरह का आपका क्या होता है, ये होता है। अब मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 1661 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होती है पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगालियों के साथ क्या घटना होती है? पुर्तगाली जो राजकुमारी होती हैं और जो ब्रिटिश के राजकुमार होते हैं, पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटिश के राजकुमार, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बेग्रेंजा और जो ब्रिटिश राजकुमार होते हैं चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों की क्या हो जाती है, शादी होती है। इन दोनों की जो शादी होती है, तो शादी में क्या है, मुंबई दहेज में मिलता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को मुंबई जो है वो दहेज में देते हैं। कौन लोग? पुर्तगाली लोग। और ये जो चार्ल्स द्वितीय है ये किराए पे उठा देता है, इस मुंबई को भी किराए पे दे देता है। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे देता है, किराए पे दे देता है। मैं आगे जब अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आप लोगों को ये बात ज़रूर बताऊँगा कि पुर्तगाली राजकुमारी बेग्रेंजा और आपका ये राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी होती है। तो ये मैं वहाँ पर भी बताऊँगा। हालांकि यहाँ पे ये पुर्तगाली मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, पुर्तगालियों का चैप्टर। आगे एक चैप्टर बचा हुआ है, छोटा सा ही चैप्टर है। क्या है? डच और हॉलैंड। डच और हॉलैंड का मतलब डच को ही हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड को ही डच कहते हैं। जो डच हैं इनका पहले क्या नाम था? हॉलैंड था। और इससे भी पहले इसका नाम क्या था? नीदरलैंड था। 1602 में ये लोग आते हैं। 1759 में इनका क्या है, ये भारत से चले जाते हैं।
अब डच के बारे में देखिए डच को क्या है, हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी इनको बोला जाता है, हॉलैंड वासी या नीदरलैंड वासी इनको बोला जाता है। पहला जो डच यात्री भारत में आता है, भारत में पहला डच यात्री 1556 में आता है, जिसका नाम कार्नेलिस द हाउडमैन होता है, और ये अकबर के समय में भारत आता है। 1602 में क्या होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और 1605 में 5 में क्या होता है, इनकी पहली फैक्ट्री लगती है। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री लगती है, पहला कारखाना इनका लगता है। अब इनकी प्रमुख फैक्ट्रियाँ एक बार देख लीजिए। इनकी प्रमुख जो फैक्ट्रियाँ हैं वो क्या है, एक तो आपकी क्या है देखिए, 1604 और 5 में इन्होंने मसूलीपट्टनम को बनाया था। दूसरी इनकी क्या है, 1610 में इन्होंने पुलिकट को बनाया, और इन्होंने 1616 में सूरत में इन्होंने फैक्ट्री डाली, 1641 में बिमलीपट्टनम में, और 1645 में कराईकल में, 1653 में चिंसुरा व कासिम बाजार जो कि बंगाल में पड़ता है, और 1663 में कोचीन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली। तो ये इनकी क्या है, फैक्ट्रियाँ हैं। मैंने क्रम वाइज इनको क्या है लगा दिया है। अब यहाँ पे देख लिए डचों के जो प्रमुख ये केंद्र थे, फैक्ट्रियाँ थी। मैप में एक बार देख लीजिए, देखिए मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री डाली 1605 में, प्रथम केंद्र। फिर पुलिकट में इन्होंने डाली, जो प्रथम दुर्गीकृत आपका क्या था, केंद्र था। और क्या है, इन्होंने क्या सूरत में डाली। यहाँ पे मैं सूरत में क्या है देखिए, मैंने हर जगह पे क्या है कट को भी पेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी 1608 ही लिखा रह गया है। जबकि यहाँ पे क्या था, आपको मैंने अभी दिखाया था, आपका क्या था यहाँ पे डेट पे, आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। 1616 था, और वहाँ पे मैंने क्या लिख के दिखा दिया है आपको, 1608 लिख के दिखा दिया है। तो ये क्या है, कट कॉपी पेस्ट में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें याद नहीं रहती हैं चेंज करने को। तो 1616 में आपका क्या है, सूरत में इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री डाली थी। उसके बाद इन्होंने चिंसुरा व कासिम बाजार में, जो कि बंगाल वाले क्षेत्र में, आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा कहाँ से किसका क्या चीज़ का कनेक्शन है। और कोचीन केरल में इन्होंने एक फैक्ट्री अपनी यहाँ पे डाली थी। तो ये इनका मैप में आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। इनका महत्व तो क्या था देखिए, इन्होंने भारत को क्या है, वस्त्र व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाया। भारत में जो वस्त्र व्यापार हुआ था वो डचों के द्वारा ही संभव हो पाया था। डच लोगों ने ही भारत में क्या किया था, एक तरीके से वस्त्र व्यापार बनाया था। और डचों ने पुलिकट में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। क्या, पुलिकट यानी कि जो आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, पुलिकट वाला जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, कुछ सिक्के चलाए थे सोने के, जिनको क्या बोला जाता था, जिनको बोला जाता था पगोडा। क्या बोला जाता था, पैगोडा जिनको बोला जाता था। अब डचों ने भारत के अलावा भी कई एक देशों पर अधिकार किया था, जैसे कि श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलक्का हुआ। इन द्वीपों पर भी इन्होंने क्या किया था, अधिकार किया था डचों ने। 1664 में औरंगजेब ने डचों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। 1664 में औरंगजेब ने डच लोगों को दिया था बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अधिकार दे दिया कि आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। लेकिन डचों का पतन हो जाता है आपका कब, 1759 का एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में क्या होता है, डचों का पतन हो जाता है। इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, इस युद्ध में होता क्या है देखिए, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। एक तरफ डच होते हैं, एक तरफ अंग्रेज होते हैं। अंग्रेज का जो सेनापति होता है उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव होता है, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध भी वही लड़ता है इसी टाइम पे, 2 साल पीछे। और उसी के बाद बेदरा का युद्ध हो जाता है। डच तो पुर्तगाल मतलब जो अंग्रेज होते हैं उनका जो क्या बोलता हूँ मैं, गवर्नर जो होता है वो रॉबर्ट क्लाइव होता है। तो इसमें युद्ध होता है, बेदरा के युद्ध में बड़ी बुरी तरह से हार होती है आपकी डचों की, बहुत बुरी तरह से हार होती है। और बेदरा के युद्ध के बाद डच पूरी तरह से भारतीय व्यापार से अलग हो गए थे। इनका यहाँ से शासन खत्म हो गया था और ये अपना बोरी बितरा बांध के अपने देश चले गए थे, भारत को छोड़ गए थे। अब क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया था, एक जो अपना कंपटीटर था, कौन था, डच था, उसको ख़त्म कर दिया था। अभी जो और कंपटीटर आएंगे, जैसे कि अभी फ्रांस है, बहुत से आपके कंपटीटर इसके पैदा होते रहेंगे, तो उनको धीरे धीरे एलिमिनेट करता हुआ आगे बढ़ेगा आपका कौन सा, ब्रिटेन। तो आज की जो हमारी कहानी थी, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक था, मैं यहीं तक आज के लिए यहाँ पे तक लाया था। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अंग्रेज को पढ़ेंगे। और देखिए ये मैप है, अंग्रेज यहाँ से यहाँ तक कैसे यहाँ पे आते हैं, ये इनका जहाज़ बना हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।
तो अभी के लिए पहले तो धन्यवाद बोलने से पहले थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले।